नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई में ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। तो स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल यानी कि कितना है टॉप 2000 प्रश्न, ठीक है ना? जो टॉप 2000 प्रश्नों का जो हम सीरीज़ चला रहे हैं, उसी सीरीज़ का आज का जो है वीडियो नंबर कितना है? पार्ट 27 है, ठीक है ना? पार्ट 26 तक जो है हम आपको पूरा का पूरा ए टू जेड विस्तार में कंप्लीट करा दिए हैं। आप हमारे चाहिए चैनल पे पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया गया है। एक क्लिक में आप आधा घंटा से भी कम वीडियो है, आप आराम से देखते हुए पूरे टोटल 26 पार्ट देख सकते हैं। अगर सच में आप सीरियस स्टूडेंट हैं और बिहार में एक बेहतरीन जॉब लेना चाहते हैं, तो दोस्त बिहार स्पेशल को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। ठीक है ना? आप चाहिए निरंतर अपना थ्योरी तो कंप्लीट करते ही होंगे, प्लस पॉइंट जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाइएगा तब तक आपको ये मालूम नहीं चलेगा कि बिहार में कैसे-कैसे क्वेश्चन कंप्लीट कराया जाता है। क्यों? क्योंकि इस सीरीज़ में हम आपको बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए, उसका सब का सब पी बाय क्यू उसमें कंप्लीट कराया गया है। साथ ही साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें कंप्लीट कराया गया है। तो एक बार जाइए और इस चैनल को यानी कि इस चैनल में प्लेलिस्ट जो बनाया गया है बिहार स्पेशल का, उसको आप ज़रूर कंप्लीट कीजिए। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अपने पॉइंट पे बात करें। देखिए दोस्त, अगर आप इसका पीडीएफ या जितने भी वीडियो हम कंप्लीट करा रहे हैं, उसको आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में हम आपको टेलीग्राम का जो चैनल है, उसको हम पिन अप कर देंगे। आप आराम से जाके टेलीग्राम से हमारे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ जब ये पूरा 2000 जो टॉप क्वेश्चन है, उसको पूरा जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन हम आपको क्या करेंगे, पूरा का पूरा पीडीएफ को मर्ज कर देंगे और उसके बाद अपने टेलीग्राम चैनल पे आराम से डाल देंगे और आराम से उसको आप डाउनलोड करके अपना रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है ना? तो पूरा का पूरा फ्री पीडीएफ अवेलेबल कराया जाएगा। आराम से कमेंट बॉक्स में जाइए, हम आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किए हैं, आराम से जाकर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना? अब हम चलते हैं और आज का प्रश्न देखते हैं और आज का प्रश्न कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, चलिए हम आज का प्रश्न देखते हैं, ठीक है दोस्त? तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। आज का जो पहला प्रश्न है 261 नंबर है, ठीक है ना? यानी कि 260 तक हम आपको पूरा कंप्लीट करा दिए गए और सारा का सारा क्वेश्चन जो है पूरा वीवीआई है। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। बोल रहा है कि बिहार में उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है ना, चावल के बाद दूसरी फसल आखिर कौन-सी है? बिहार की बातें बता रहा है, ठीक है ना? अब इमेज के माध्यम से हम लगा दिए हैं, आप आराम से बता सकते हैं कि आखिर दूसरा फसल कौन-सा है, ठीक है ना? तो देखिए दूसरा फसल कौन-सा है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि गेहूँ। देखिए ये जो गेहूँ है ना, ये हमारे बिहार का जो है दूसरी फसल है। पहला कौन-सा है? चावल। चावल जो है बिहार में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, साथ ही साथ उसके बाद गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना? चलिए इसको और भी डिटेल्स में थोड़ा-सा देख लेते हैं। हर एक बात ही की तरह इस बार पूरे विस्तार में आपको कंप्लीट करवाएँगे, ठीक है ना? तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिए, बोल रहा है बिहार में उत्पादन की दृष्टि से, ठीक है ना? चावल के बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण फसल है वो कौन-सा है? गेहूँ है, ठीक है? यहाँ उगाई जाने वाली प्रमुख फसल चावल, गेहूँ, मक्का, अरहर, उड़द, मूँग, चना, मटर, मसूर एवं खेसारी आदि है, ठीक है ना? एक और बात बताना चाहते हैं, ये जो चावल हो गया, ठीक है ना? ये चावल हो गया, ठीक है ना? या फिर आपको गेहूँ हो गया, क्या हुआ? गेहूँ हो गया। ये दोनों को दोनों सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो दोस्त एक ही राज्य है, कौन-सा है आपको? रोहतास, सॉरी जिला, कौन-सा है? रोहतास। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ये जो रोहतास जिला है बिहार का, यहाँ पे आपको चावल भी सबसे ज़्यादा होता है और गेहूँ भी सबसे ज़्यादा होता है। समझ में आ गया ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिए। पटना में सबसे ज़्यादा कौन-सा होता है? तो दाल सबसे ज़्यादा दाल की खेती पटना में किया जाता है। समझ में आ गया ना? तो देख सकते हैं दोस्तों आपका पूरा का पूरा ए टू जेड विस्तार में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले नए प्रश्न पे। ध्यान से देखिएगा। अगला वाला प्रश्न है कौन-सा है? 262 नंबर है। ठीक है ना? अब बोल रहा है कि आज़ादी के बाद बिहार में जो सिंचित क्षेत्र है, वो कितना परसेंटेज या फिर कितना गुना बढ़ा है? सिंचित क्षेत्र मतलब क्या होता है? जिसको हम सिंचाई किया जा सकता है, जिस पे खेती किया जा सकता है, जिसको हम सिंचाई कर सकते हैं, उसी की बातें कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2 गुना या फिर ऑप्शन नंबर बी है 4 गुना या फिर ऑप्शन नंबर सी है 5 गुना या फिर ऑप्शन नंबर डी है 10 गुना। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? और कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है। तो दोस्त आप अपनी राय ना वीडियो से संबंधित या फिर चैनल से संबंधित आप आराम से राय अपनी रख सकते हैं। ठीक है ना? एक और बात कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, अगर सच में आप चाहते हैं कि बिहार में एक बेहतरीन जॉब होए, तो दोस्त इस चैनल को ना एक बार नोटिफ़िकेशन तो ऑल कर ही दे रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके
बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल ही नहीं जाना है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपके लिए हम आपको जितना वीडियो कंप्लीट करवाएँगे ना, आपके पास तुरंत नोटिफ़िकेशन चला जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं? अब हम अपने प्रश्न पे आते हैं। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 गुना, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? 4 गुना। अब 4 गुना कैसे हो जाएगा? देखिए, आज़ादी के बाद बिहार में ना जो सिंचाई वाला क्षेत्र है ना, वो बढ़कर कितना हो गया? लगभग 4 गुना हो गया। समझ में आ गया ना? अब चलिए हम इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं, लेकिन इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? तो देखिए इसका और भी डिटेल्स में क्या है, ध्यान से देखिएगा। आज़ादी के बाद बिहार में जो सिंचित क्षेत्र है लगभग 4 गुना बढ़ा है। राज्य में आधुनिक सिंचाई के साधनों के विकास से यह संभव हो पाया है। राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन कौन-कौन सा है? तालाब है, नलकूप है एवं नहरें हैं। इन 3 चीज़ों से जो है काफ़ी ज़्यादा खेती-बाड़ी का सिंचाई होता है, ये याद रखिएगा, है कि नहीं? आपको भी मालूम है कि आपके आस-पड़ोस में किन-किन चीज़ों से खेती का सिंचाई होता है। उसी में से एक ना एक इसमें ज़रूर शामिल किया गया है कि नहीं? अब हम चलते हैं आपको अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो है ये 263 है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना? बोल रहा है कि भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। देखिए टोटल भारत में जितने भी खनिज के उत्पादन होता है, उसमें से बिहार का क्या एकाधिकार है? ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए है चूना पत्थर या फिर ऑप्शन नंबर बी है कोयला या फिर ऑप्शन नंबर सी है पाइराइट या फिर ऑप्शन नंबर डी है ग्रेफाइट। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन है और ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ सवाल है यानी कि पी बाई क्यू है। इसीलिए हमने सोचा कि आपको कंप्लीट ज़रूर करवा दिया जाए, ठीक है ना? तो देखिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? याद रखिएगा कि भारत में निम्नलिखित उत्पादन यानी कि इनमें से जो बिहार का एकाधिकार है वो कौन-सा है? पाइराइट से। देखिए पाइराइट जो है ना बिहार में लगभग काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ कौन-सा जिला उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा? तो रोहतास। अभी आपको रोहतास के बारे में और भी चीज़ें बताएँ, उसी प्रकार से जो रोहतास जिला है, वहाँ पे पाइराइट का उत्पादन होता है, साथ में गेहूँ, चावल सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। एक और बात बताया जाता है, पूरे बिहार में अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो रोहतास जिला का सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग वहाँ पर मौजूद है कि नहीं? इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन इस तरीके से घुमा-फिरा के बार-बार पूछा जाता है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ध्यान से। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये जो है भारत में पाइराइट के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है, ठीक है ना? राज्य में पाइराइट्स का खनन रोहतास जिले में होता है। कहाँ पे होता है? रोहतास जिले में होता है। यह देश का लगभग 94% पाइराइट पाया जाता है। कहाँ पे? रोहतास जिले में खनन होता है। पूरे बिहार में जो है कितने 94% जो है पाइराइट्स पाया जाता है। देख लीजिए ये पाइराइट्स है। देख रहे हैं ना एकदम सोने के जैसा चमकता हुआ पाइराइट्स है। ठीक है ना? वो वाला वीडियो वो वाला तस्वीर जो लगाया था वो नहीं है बल्कि वो डोलोमाइट है, ठीक है ना? तो ये जो है आपका पाइराइट्स है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं पाइराइट्स का क्या-क्या उपयोग है और कहाँ पर उपयोग होता है। देखिए, पाइराइट्स जो है ना एक सल्फर सल्फाइड खनिज है, ठीक है ना? इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? आयरन सल्फाइड यानी कि FeSO2 भले FeS2 होता है, ठीक है ना? इसका उपयोग देख लेते हैं कहाँ-कहाँ पर। देखिए, इसका उपयोग जो है सल्फर और सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, रासायनिक उद्योग में कभी-कभी जो है सजावटी पत्थर में भी इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया ना? यानी कि इसका उपयोग जो है काफ़ी जगह पे उपयोग किया जाता है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। देख सकते हैं आपको चित्र के माध्यम से भी सारी चीज़ें लगा दी है ताकि कहीं भी आपको दिक्कत ना आए। ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। बस आपको करना क्या है कि पूरे वीडियो को ना दोस्त एंड तक देखना है। अब क्यों बोलते हैं हम आपको एंड तक देखने के लिए? इसके पीछे एक ही वजह है ताकि आप जान पाएँ कि आखिर कैसा-कैसा क्वेश्चन जो है बिहार के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट है, वो जो बिहार की जो परीक्षा देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उनको मालूम ही नहीं चलता है कैसा क्वेश्चन आपको पूछता है। ठीक है ना? देखिए थ्योरी आप कितना भी कंप्लीट कर लीजिए, थ्योरी आप कितना भी कंप्लीट कर लीजिए, जब तक आप एमसीक्यू नहीं लगाइए देखिए हमारे यहाँ से लगाइए या फिर कहीं से भी लगाइए, आपको एमसीक्यू ज़रूर ही लगाना चाहिए। क्यों? एमसीक्यू यानी कि मॉक टेस्ट लगाने से होता क्या है कि आपको अनुभव हो जाता है कि क्वेश्चन कैसा-कैसा पूछा जाता है, ठीक है ना? और पी बाय क्यू तो बिना लगाए हुए किसी भी एग्ज़ाम में बैठना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना? इससे आपको अनुभव काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, ठीक है? अब हम चलते हैं अपने प्रश्न पे। बोल रहा है 264वाँ प्रश्न, बोल रहा है कि बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए है वर्ष 1910 में
या फिर ऑप्शन नंबर बी है वर्ष 1912 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है वर्ष 1921 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है वर्ष 1947 में। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ना ये आंसर जरूर मालूम होगा। अगर मालूम है तो दोस्त कमेंट बॉक्स में आप आराम से अपनी राय जरूर रखिए, ठीक है ना? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी आप क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा एंड तक, उससे आपको खुद मालूम चले कि आपने कितने क्वेश्चन को सही में आंसर दिया है ईमानदारी से, ठीक है ना? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार जो है बंगाल से कब हुआ था? वर्ष 1912 में अलग कर दिया गया था, यानी ये पृथक कर दिया गया था, ठीक है ना? लेकिन चलिए इसको और भी हम सॉल्यूशन के माध्यम से समझ लेते हैं ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। देखिए बोल रहा है कि 22 मार्च 1912, ठीक है ना? 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था तथा 1 अप्रैल, याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1912 से बिहार सरकार के जो सचिवालय है ना, उसमें कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। इसीलिए ना दोस्त, इसीलिए प्रति वर्ष जो है किस तारीख को बिहार दिवस मनाया जाता है? तो 22 मार्च को ना बिहार राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। समझ में आएगा ना? किस तारीख को? 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना? तो ऐसे प्रश्न बार-बार घूम फिर के आते हैं। कोई भी प्रश्न जो है ना कमज़ोर या फिर मजबूत या फिर कैसा नहीं होता है, ठीक है ना? सभी प्रश्न जो है 3 तरह से होते हैं। एक होता है ईज़ी होता है, एक होता है मॉडरेट होता है और एक हार्ड होता है। और हम जो है ना इस सीरीज़ में तीनों के तीनों क्वेश्चन कंप्लीट करवाएँगे। ईज़ी भी, मॉडरेट भी और हार्ड भी। क्यों? ताकि आपको सारे क्षेत्र में अनुभव अच्छा से हो जाए। जब आप एग्ज़ाम में बैठिए ना, आपको कोई भी क्वेश्चन ना हार्ड ना लगे, ठीक है ना? सारा का सारा क्वेश्चन ये लगे कि हमने ये कहीं न कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है ना? इस सीरीज़ को इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया है कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। और जितने भी हम वीडियो कंप्लीट करवाएगा ना, सारा का सारा टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे कंप्लीट होगा, उसके जस्ट बाद कंप्लीट कर भेज दिया जाएगा, ठीक है ना? तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है पिन अप कर दिया जाएगा। आप आराम से जाकर वहाँ पे जॉइन कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्त? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न क्या है, 265 नंबर सवाल है। बोल रहा है किस वर्ष जो है उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? जो उड़ीसा जो है बिहार से कब पृथक हुआ था, नहीं कब अलग हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1930 में, या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1933 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 1936 में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1937 में। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है। हमने सोचा है कि बहुत सारा क्वेश्चन तो आपने कंप्लीट किया होगा, इसको भी कंप्लीट कर दीजिए, है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि जो है बिहार से जो उड़ीसा पृथक कब हुआ था? तो वर्ष 1936 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1936 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1936 में, याद रखिएगा। चलिए हम इसको और भी बेहतरीन ढंग से जान लेते हैं। जितना हम बता रहे हैं उसको आप ज़रूर याद रखें। देखिए 20वीं शताब्दी के आरंभ यानी कि प्रारंभ में बिहार एवं उड़ीसा बंगाल प्रांत के अंग थे। किसके प्रांत के अंग थे? बंगाल के अंग थे। कौन-कौन? बिहार और उड़ीसा, ठीक है ना? वर्ष 1912 में बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया गया था। देखिए 1912 में ना बंगाल से बिहार और उड़ीसा को एक करके अलग कर दिया गया था, ठीक है ना? एक नए प्रांत का गठन हुआ था, ठीक है ना? लेकिन 1936 में क्या हुआ था कि उड़ीसा को ना बिहार से अलग कर दिया गया था। ठीक है ना? कहाँ से अलग कर दिया गया था? उड़ीसा को 1936 में बिहार से अलग कर दिया गया था, बिहार से, ठीक है ना? प्रांत, और उसके बाद से बिहार को अलग प्रांत बनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ, फिर से 15 नवंबर को 15 नव 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। वर्ष 1912 को बिहार प्रांत के गठन वर्ष के रूप में माना जाता है। देखिए जो बिहार है ना उसको 3 बार खंडित किया गया है। कब-कब? याद रखिएगा। पहली बार तो बंगाल से किया गया था, तो उसमें तो उड़ीसा और बिहार दोनों था, ठीक है ना? उसके बाद से 1936 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, किससे? बिहार से, ठीक है ना? उसके बाद से 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग कर दिया गया था बिहार से। समझ में आएगा ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना दिया गया था बिहार से अलग करके। 1936 को जो है उड़ीसा बना दिया गया था बिहार से अलग करके। बंगाल से उड़ीसा और बिहार को 1912 में अलग करके बना दिया गया था। समझ में आ गया ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बार-बार घूम फिर कर ज़रूर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना? अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन मज़ा आ गया होगा, ठीक है ना? अब देखिए 266 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि पटना का जो है स्थानीय समय क्या है? देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं देखने को मिला हुआ। ये क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है। बिहार के एग्ज़ामों में पी बाई क्यू है, ठीक है ना? और पूछ रहा है कि पटना का जो स्थानीय समय है, लोकल टाइम से, वो आखिर क्या है? अब ऑप्शन पे चलते हैं तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय मानक समय से आगे है,
या फिर ऑप्शन नंबर बी भारतीय मानक समय से पीछे है, या फिर ऑप्शन नंबर सी वही है जो भारतीय मानक का समय है, या फिर ऑप्शन नंबर डी भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? तो देखिए ये टाइम से सवाल है, ठीक है ना? यानी कि लोकल जो स्थानीय समय उससे है, तो बात करते हैं भारत की। तो जो ये भारतीय ऑप्शन नंबर है यानी कि भारतीय मानक समय से ना ये आगे है। कितना आगे है? तो ज़्यादा नहीं है, बस मात्र और मात्र 12 मीटर है। क्यों 12 मीटर है? तो देखिए 82 डिग्री से ना 82 डिग्री से यहाँ पे 85 डिग्री है। ठीक है ना? तो बीच में अंतर कितना हुआ? 3, 3 डिग्री। 3 डिग्री होता है ना? 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट। यानी कि चरतियाई 12 हो गया ना? चरतियाई 12 यानी कि टोटल कितना 12 मिनट आ गए हैं। समझ में आ गया ना? तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पटना का जो स्थानीय समय है वो भारतीय मानक समय से आगे है। कितना? मात्र 12 मिनट। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट किया जाए तो मात्र 3 डिग्री जो है आगे है। समझ में आ गया ना? अब हम चलते इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं ताकि और ध्यान से समझ में आए। देखिए, हम जो आपको चीज़ बताए वही चीज़ है। देखिए, पटना का जो स्थानीय समय है वो भारतीय मानक समय से कितना है? 12 मिनट आगे है। कितना है? 12 मिनट आगे है। ठीक है? ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय मानक समय 82 डिग्री, ठीक है ना? यानी कि 82.12 डिग्री देशांतर आता था। पटना का स्थानीय समय 85 डिग्री यानी कि 85.12 डिग्री देशांतर के बीच 3 डिग्री देशांतर का अंतर है। 82 और 85 में कितना डिग्री का अंतर है? मात्र 3 डिग्री का अंतर है। 3 डिग्री का अंतर है। अंतर है जी 3 डिग्री का, है कि नहीं? आपको मालूम है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 मिनट होता है ना? तो 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। ठीक है ना? तो 3 डिग्री बराबर कितना होता है? 4 गुणे 3, ठीक है ना? यानी कि 12 मिनट। समझ में आ गया ना? तो इसी की बात करें, इस प्रकार पटना का जो स्थानीय समय है, भारतीय मानक समय से आगे है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। समझ में आ गया ना? हम पूरा विस्तार में आपको बता दिए। हमें उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। ये सारा का सारा क्वेश्चन दोस्त पूछा हुआ है और हमने उसी क्वेश्चन को इसमें अभी फिलहाल में कंप्लीट कराते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन आपके बिहार के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो अब चलते हैं 267 नंबर सवाल पे। बोल रहा है बिहार का जो तराई प्रदेश है वो विस्तृत है, ठीक है ना? बिहार का जो तराई क्षेत्र है वो विस्तृत है। कहाँ-कहाँ पे विस्तृत है उसी की बात कर रहा है, ठीक है ना? अब ऑप्शन है मेरे छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के देशांतर पे, या फिर ऑप्शन नंबर बी है भारत नेपाल सीमा के समानांतर पे, या फिर ऑप्शन नंबर सी है रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर पे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है राजमहल पहाड़ी के पश्चिमी सीमा के समानांतर पे। अब बताइए, बोल रहा है कि जो तराई वाला एरिया है ना वो आखिर कहाँ तक विस्तृत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो भारत नेपाल सीमा के जो समानांतर है ना उसी के विस्तारित है, यानी कि उसी की जगह जो फैला हुआ है। हम तो थ्योरी बताएंगे ही, अब आपको मैप के माध्यम से बता देंगे ताकि आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, है कि नहीं? क्योंकि देखिए दोस्त, हम आपको जितना संभव हो सकता है ना, हम चाहते हैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से बताया जाए, है कि नहीं? अब हम चलते हैं, इसको याद रखिएगा, बिहार का जो तराई प्रदेश है वो कहाँ से कहाँ विस्तृत है? तो भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है कि नहीं? चलिए हम इसको और भी डिटेल्स में देख लेते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा जो हम बता रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि सॉल्यूशन देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बोल रहा है कि बिहार का तराई प्रदेश भारत-नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है, ठीक है ना? यह नेपाल से सटा हुआ है और यह गंगा नदी उसकी सहायक नदियाँ बहती है। यहाँ से जो है गंगा तथा उसकी सहायक नदियाँ बहती है। तराई प्रदेश उत्तरी भारत और दक्षिणी नेपाल का एक क्षेत्र है, जो कि हिमालय की निचली श्रेणियों के समानांतर अवस्थित है, ठीक है ना? यह पूर्व में दलदली भूमि की एक पट्टी है जो पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। समझ में आ गया ना? अब देखिए, थ्योरी तो समझ में आ गया, अब देखिए मैप के माध्यम से समझिए। देखिए, ये जो है आपको क्या है? ये बिहार है, ठीक है ना? ये क्या है? ये बिहार है। समझ जाइए, ये बिहार है। अब बिहार के बीचों-बीच से क्या होती है दोस्त? गंगा नदी निकलती है। गंगा नदी निकलती है ना, अब कितने जिलों से निकलती है? हमने बहुत सारे वीडियो में कंप्लीट करवाया है, तो कितने जिलों से निकलती है? टोटल 12 जिलों से निकलती है, ठीक है ना? कितने जिलों से निकलती है? टोटल 12 जिलों से निकलती है, ठीक है ना? अब देखिए, ये वाला जो एरिया है दोस्त, ये वाला एरिया, ये कौन-सा है? नेपाल वाला एरिया है, ठीक है ना? और ये कौन-सा है? आपको झारखंड वाला एरिया है, ठीक है ना? झारखंड वाला एरिया। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा देर समझ जाइए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। और जो वीडियो में देखे होंगे पहले भी बहुत सारे हम बताए हैं, वो तो आराम से समझ जाएँगे। देखिए, ये नेपाल वाला एरिया हो गया और ये झारखंड वाला एरिया हो गया। बीच में से गंगा नदी निकल रही है जो कि कितने जिलों से निकल रही है? तो टोटल 12 जिलों से निकल रही है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि ये जो नेपाल और ये वाला एरिया, नेपाल का जस्ट नीचे वाला एरिया, ये वाला एरिया,
ठीक है ना? ये वाला एरिया हम आपको दूसरा कलर कर दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान से समझ में आ जाए। देखिए, ये वाला जो एरिया है, यानी कि ये पीला से कर दे रहे हैं। देखिए, ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ठीक है ना? यही जो एरिया है ना दोस्त, यही वाला एरिया, इसी को बोला जाता है तराई वाला क्षेत्र। यानी कि नेपाल से जस्ट जितने भी हिमालय वाली एरिया है ना, नेपाल के जस्ट ये बगल वाला, ठीक है ना? यही वाला जो है तराई वाला क्षेत्र है, ठीक है ना? और ये गंगा का मैदान वाला एरिया है, ये गंगा का मैदान वाला एरिया है। गंगा नदी के ऊपर वाले एरिया को बोला जाता है उत्तर बिहार, गंगा के नीचे वाले एरिया को बोला जाता है दक्षिण बिहार, ठीक है ना? और ये झारखंड से जो टच हो रहा है ना एरिया, ये झारखंड से, इसको बोला जाता है छोटा नागपुर का पठार। समझ में आ गया ना? तो यानी कि नेपाल से जो एरिया सटा हुआ है, ठीक है ना? इसमें कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। नेपाल से सटा हुआ है में कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। कौन-कौन सा? देखिए, ये हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। समझ में आ गया ना? तो इधर जो है किशनगंज की तरफ आपको मालूम है कि बहुत सारा बारिश होता है, और नेपाल से सटा हुआ एरिया यानी कि हिमालय से सटा हुआ एरिया है, तो यहाँ पर तो आपको दलदली मिट्टी मिलेगी ही, है कि नहीं? तो बस यही याद रखिएगा, नेपाल से ये उत्तर ऊपर वाला एरिया है ना, ऊपर वाला नेपाल से सटा हुआ एरिया बिहार का, यही जो है आपको तराई वाला एरिया है। समझ में आएगा ना? यही वाला जो एरिया तराई वाला एरिया है। तो ऐसे बिल्कुल याद रखिएगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। समझ में आ गया? अब हम चलते हैं अगले वाले प्रश्न में। हमें पूरा उम्मीद है कि आपको प्रश्न जो है बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देखिए, देखिए ये आपको मॉडरेट क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको आप ज़रूर ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है 268 नंबर सवाल, बोल रहा है बिहार में जो पटसन उद्योग की पट्टी हो स्थित है, वो कहाँ-कहाँ स्थित है? पटसन समझते हैं ना, जिससे जूट बनाया जाता है, बोरा, आलू का बोरा देखे होंगे, आलू का बोरा, वही जूट का बोरा है। झोला देखे होंगे, झोला जूट का, उसी को बोला जाता है पटसन, ठीक है ना? तो पटसन से जो बनता है उसको उद्योग होता है, उसका उद्योग जो बनता है, उसी की वजह से मानते हैं कि आपको बोरा हो गया, सूती का बोरा हो गया, या फिर आपको झोला हो गया, ये सारे रस्सियाँ हो गई, रस्सियाँ, ये बहुत ज़्यादा जूट से बनता है। समझ में आ गया ना? अब उसी की एरिया पूछ रहे हैं कि कहाँ-कहाँ पर स्थित है। 4 गो दिया गया, इसी आपको बताना है। पहला पूछ रहा है उत्तर-पश्चिम बिहार मैदान में, या फिर दूसरा बोल रहा है उत्तर-पूर्वी बिहार मैदान में, तीसरा बोल रहा है मध्य-दक्षिणी बिहार मैदान में, या फिर चौथा बोल रहा है दामोदर घाटी प्रदेश में। अब बताइए कहाँ पर स्थित है? पटसन का जो अधिकतम उद्योग है वो कहाँ पर है? ठीक है ना? अब चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स आराम से खुला हुआ है, और इतना मेहनत करके आपको चीज़ें बताई जा रही है, तो दोस्त आपका फर्ज़ बनता है कि बस वीडियो को ना लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है ना? क्योंकि आपके लिए पूरा मेहनत किया जा रहा है, पूरा जान लगा दिए गए, ताकि ये जो टारगेट 2000 के है, उसको बेहतरीन ढंग से कंप्लीट किया जाए। है कि नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3। अब 1 और 3 कौन-कौन सा है? तो एक हो गया उत्तर-पश्चिम बिहार का मैदान, और चौथा हो गया, तीसरा हो गया मध्य-दक्षिणी बिहार का मैदान। समझ में आ गया ना? यानी कि इसको चलिए हम और भी विस्तार में देख लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना? यानी कि बोल रहा है उत्तर-पश्चिम बिहार का मैदान, ठीक है? और उसका मध्य-दक्षिणी का मैदान। देखिए, इसको पहले आप थ्योरी के माध्यम से ध्यान से समझिए। बोल रहे हैं बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी जो है उत्तर पश्चिमी बिहार के मैदान आता था मध्य दक्षिणी बिहार के मैदान में फैली हुई है। ठीक है ना? राज्य में पटसन उत्पादन में पूर्वोत्तर क्षेत्र में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया आदि जिले मशहूर रहे हैं। पूर्णिया राज्य का सबसे बड़ा पटसन उत्पादन जिला है। पटसन उद्योग के लिए पानी की अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए ये उद्योग जो है नदियों के किनारे स्थापित किए जाते हैं। देखिए, ये जो है आपको बिहार है, ये जो है आपको बिहार है, ठीक है ना? ये बिहार जो है, आपको ये वाला जो एरिया है किशनगंज वाला एरिया है। ये जो वाला एरिया है, ये आपको पूर्णिया है, और ये कटिहार है। अब ये वाला जो एरिया है ना दोस्त, यहाँ पर आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा बारिश भी होता है, और ये हिमालय के पास सटा हुआ एरिया है। तो यहाँ पर तो आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत होगा, और पानी यहाँ पर ऑटोमेटिक अवेलेबल है। बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है, और बाढ़ भी बहुत ज़्यादा इधर आता है। तो यहाँ पर पटसन का जो उत्पादन है काफ़ी ज़्यादा अधिकतम है। ठीक है ना? पटसन का उत्पादन बहुत ज़्यादा अधिकतम है, और साथ ही साथ इसकी जो पट्टियाँ है, इसी के बीच में काफ़ी ज़्यादा है, ये वाले एरिया में। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि पटसन वाला जो एरिया है, ये पूर्वी वाला यानी कि पूर्वी उत्तर वाला, ऊपर वाला और पूरब वाला एरिया ना है कि नहीं? तो पूर्वी वाला एरिया और उत्तर वाला एरिया, जैसे कि पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, किशनगंज वाला एरिया, यहाँ पर पटसन बहुत ज़्यादा आपको उत्पादन मिलता है। क्यों? क्योंकि पानी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है ना? बारिश भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, हिमालय के पास भी है, और यहाँ पर अधिकतम बाढ़ भी आता है।
तो इसीलिए यह पटसन उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है ना? और पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल जो है पूरे भारत में पहला स्थान पे है पटसन के उत्पादन में, और दूसरा पे बिहार है, और दूसरा के बिहार कौन सा जिला? तो याद रखिएगा ये पूर्णिया वाला जिला। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पे। देख सकते हैं दोस्त, इतना विस्तार से ना कोई नहीं बताएगा। जिस तरीके से आपको बेहतरीन ढंग से बताया जाता है, ठीक है ना? ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। फिर भी अगर आपको लगता है ना कि दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। आपको 1% भी दिक्कत नहीं होने दिया जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि आपको 2026 में सिलेक्शन बिल्कुल ही लेना है। बिहार में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है ना? बिहार दरोगा के सामने एग्ज़ाम है, और साथ ही साथ एक और बात बताना चाहते हैं, जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं ना दोस्त, ठीक है ना? उनके लिए जो है ये 72वीं बीपीएससी जो आ रहा है, ठीक है ना? 72वीं बीपीएससी आ रहा है, इसमें जो है 1000 पद है, लगभग 1000 प्लस पद मिलेगा आपको इस बार भी। तो इसमें आपको ज़ोरों-शोरों लगा देना है, और बिहार में एक अधिकारी का पद लेके ज़रूर जाना है, ठीक है ना? एकदम ध्यान से इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है दोस्त, ठीक है ना? आपको बेहतरीन ढंग से कंप्लीट करवाया जाएगा। अब हम चलते हैं 269 नंबर सवाल पे। बोल रहा है कि 1830 के दशक में पटना का जो नगर केंद्र था, वो आखिर किसके लिए प्रसिद्ध था? ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए सन्यासी विद्रोह का, या फिर ऑप्शन नंबर बी है गोदखारी विद्रोह का, या फिर ऑप्शन नंबर सी है मुंडा विद्रोह का, या फिर ऑप्शन नंबर डी है बहावी विद्रोह का। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है ना? 1830 की बातें कर रहा है, तो याद रखिएगा 1830 के दशक में जो पटना था ना, पटना, वो बहावी विद्रोह के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहावी विद्रोह के लिए, ठीक है ना? अब हम चलते हैं इसका डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। देखिए, बहावी आंदोलन 19वीं सदी के प्रारंभ में भारत में इस्लामी सुधार आंदोलन के रूप में फैला हुआ था। किसके सुधार के? इस्लामी सुधार के आंदोलन के रूप में फैला हुआ था, ठीक है ना? 1830 के दशक में पटना इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक और वैचारिक केंद्र बन गया था। कब? 1830 के दशक में। कौन? बहावी आंदोलन का, ठीक है ना? यहाँ से बहावी नेता उत्तर भारत और बंगाल तक एक्टिव रहे थे। समझ में आ गया ना? तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। 1830 के दशक में कौन नेता थे? यानी कौन-सा विद्रोह था? तो बहावी विद्रोह को काफ़ी ज़्यादा उस टाइम फेमस था। समझ में आ गया ना? अब हम चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। इस प्रश्न को कंप्लीट कराने की वजह यही है कि ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो हमने सोचा कंप्लीट करा दिया जाए, है कि नहीं? क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, जितना और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि नहीं? अब हम चलते हैं 270 नंबर सवाल देखते हैं, और इस वीडियो का जो है, इस वीडियो का अंतिम सवाल है, और फिर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना ईमानदारी से सच में सवाल कंप्लीट किया है कि नहीं? अगर आपके पास ईमानदारी है, तो समझिए कि आपके रिजल्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है ना? अब हम चलते हैं 270 नंबर सवाल देखते हैं। बोल रहा है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत कौन-कौन? संत सुखरुद्दीन मनेरी, ठीक है ना? का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? ठीक है ना? सूफियों के किस संप्रदाय से था? ऑप्शन नंबर ए चिश्ती से था, या फिर ऑप्शन नंबर बी है सुहरावर्दी से था, या फिर ऑप्शन नंबर सी है फिरदौसी से था, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कुंवरबी से था। अब बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा कौन संत है? फखरुद्दीन मनेरी। ये बार-बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना? इसीलिए इसको याद रखिएगा। तो कौन से था? तो फिरदौसी संप्रदाय से था। कौन सा था? फिरदौसी संप्रदाय से था। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम चलते हैं और भी इसको डिटेल्स में देख लेते हैं, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। देखिए, बिहार के सुप्रसिद्ध संत फखरुद्दीन मनेरी, ठीक है ना? सूफियों के फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित थे। किससे थे? फिरदौसी संप्रदाय से संबंधित थे। इनका जो जन्म था वो 1264 में बिहार के पटना जिले में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार के पटना जिले में हुआ था। इनके जो पिता एवं सूफी संत थे, ठीक है ना? इनकी जो कब्र है वो कहाँ पर है? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ कहाँ है? नालंदा में है। तो यहीं पर इनका कब्र को दफनाया गया है। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना? ये फखरुद्दीन जो मनेरी थे, यह फिरदौसी संप्रदाय से आते थे। इनका संबंध जो था वो फिरदौसी संप्रदाय से था। इनकी जन्म की बात करें तो 1264 में इनके बिहार के पटना जिला में इनका जन्म हुआ था, और इनके जो पिताजी थे वो भी एक सूफी संत थे, ठीक है ना? इनकी कब्र की बात करें तो इनका जो कब्र है वो बिहार शरीफ यानी कि नालंदा में दफनाया गया है, ठीक है ना? तो इन सब चीज़ों को ज़रूर याद रखिएगा। सॉल्यूशन करने का जो है यही मतलब निकलता है कि आप एक क्वेश्चन भले एमसीक्यू करते हैं, लेकिन जब सॉल्यूशन आप करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। जब एग्जाम में आप बैठिएगा तो आपको खुद मालूम चलेगा कि जो हमने कंप्लीट करा रहा है क्वेश्चन, वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना? जो भी वीडियो को देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, वाकई में वो सीरियस स्टूडेंट है, ठीक है ना? तो बस इस वीडियो को और इस चैनल को ना
आप दिल से लाइक और दिल से सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए पूरा का पूरा वीडियो जो है, पूरा सीरीज़ कंप्लीट कराकर ही मानेंगे और हर एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है ना? एक और बात, आप अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ख़्याल रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य अगर बेहतर रहेगा, तभी आप हर चीज़ कर पाइएगा। ठीक है ना? अपना ख़्याल रखिए और बस वीडियो को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़िएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप आराम से जाके जॉइन कर ही लीजिएगा। ठीक है ना? मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।